अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड एलोट्रॉप्स। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक है। इस लेसन में हम सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स को स्टडी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और इसके लिए हम कार्बन के एलोट्रॉप्स को स्टडी करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं जी। ये एक सॉलिड की टाइप है हमारे पास और ये किस तरह से है इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर आपको दो फिगर्स नजर आ रही हैं जी। एक हमने ली हुई है फिगर नंबर 1 और एक है हमारे पास फिगर नंबर 2। अब इसमें जैसे कि ये ऑरेंज कलर के आपको जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसी भी सॉलिड के जी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि हमने बहुत ही छोटे लेवल पे उनके एटम की जिस तरह से वो अरेंजमेंट है उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों फिगर्स में बड़े वाजे फर्क है कि हैं तो ये दोनों सॉलिड्स ही, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको बड़ा ही रेगुलर सा, एक बड़े ही अरेंज सा है और एक बड़े ही सिस्टमेटिक वे में सारे के सारे जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो इस रेगुलर अरेंजमेंट से बहुत हट के हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट है उनकी और खास कोई तरतीब नहीं है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक खास तरतीब के साथ वो जो है अरेंज है। ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं, जो बगैर तरतीब के हैं इन्हीं को हम कहते हैं जी अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब ये होते तो जब हम इसको छू कर देखते हैं या इस इन तरह के सॉलिड्स को जब हम हाथ लगाते हैं तो होते तो वो सख्त ही हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड ही होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम उनको बहुत ही स्मॉल लेवल पे देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, तो वो क्या है, वो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इरेगुलरली वो अरेंज होते हैं। इरेगुलर हम लिख सकते हैं उनकी क्या होती है जी, अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एटम्स जो हमारे पास सॉलिड के अंदर मौजूद हैं, अरेंजमेंट हम पूरा लिख देते हैं जी। मॉलिक्यूल्स जो या एटम्स जो हमारे पास सॉलिड के अंदर मौजूद है वो स्पेसिफिक अगर तरतीब में ना हो तो इन तरह के सॉलिड्स वो हार्ड तो होते हैं, रिजिड तो होते हैं, लेकिन उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, बेतरतीबी सी अरेंजमेंट होती है। उसको हम उन तरह के सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, एक है जी हमारे पास वैक्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास मोमबत्ती होती है और हम उसको जब जलाते हैं तो क्या होता है कि जी उससे वैक्स प्रोड्यूस होती है, या वो जो जिस चीज की बनी हुई है उसमें जो सॉलिड यूज हुआ हुआ है। अब हम मोमबत्ती को जब हाथ लगाते हैं यहाँ पर तो क्या महसूस होती है जी, वो हमें हार्ड ही महसूस होती है, वो रिजिड होती है और वो हम कहते हैं तो उसको क्या है जी, हम सॉलिड ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको पिघलाया जाता है या उसको एक बहुत ही उसके एटॉमिक लेवल पे हम देखें या उसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होती है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि क्या होती है जी, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये हमने किसका एग्जाम्पल लिखी है जी, हम इसको बता देते हैं, ये हमने लिया एग्जाम्पल वैक्स की। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, जिस तरह मोम हम इसको कहते हैं और मोमबत्ती जिस तरह से हमारे पास ये जलती है, इनकी एक और खास बात भी है कि हमारे पास जब ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं तो बास साइंटिस्ट इसको एज अ सॉलिड भी कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो लिक्विड की तरह रैंडमली
थोड़ा थोड़ा जो है वो मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह तो नहीं मूव कर रहे होते फ्रीली, या ज्यादा मूवमेंट उनकी तो नहीं होती, लेकिन उनसे थोड़ी सी कम होती है। तो बास जो है वो इसको लिक्विड लाइक सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो इनको क्या कहते हैं जी, लिक्विड लाइक सॉलिड्स। यानी कि इनके अगर हम बहुत ही एटॉमिक लेवल पे या इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज इस तरह से स्पेसिफिकली अरेंज नहीं होता, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमने एग्जांपल ली हुई जी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये क्रिस्टल है हमारे पास एक, या क्रिस्टल हम कह सकते हैं, जबकि ये हमारे पास जो सॉलिड है ये अमॉर्फस सॉलिड है। तो ये हमने एक और बात इसके बारे में डिस्कस कर ली। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल इसके साथ ले सकते हैं, जो हमारा ग्लास होता है जी, वो भी किस में कंसिडर होता है, वो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड में कंसिडर होता है। आप देखने को क्या है जी, इसका बड़ा स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, बड़ा अरेंज सा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसके जो एटम्स इस जिनसे मिलके ये बना हुआ होता है जी, वो इस तरह से बगैर किसी तरतीब के जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल हमने ले ली है जी, ग्लास की ले ली है। ठीक है, अब यही वजह है कि जब हम इसको ग्लास टूटता है तो क्या होता है, ये बेतरतीबी अपनी शक्ल में टूटता है, यानी कि कुछ इसकी किरचियां इस तरह से होंगी, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत ही छोटे होंगे, इरेगुलर से इनकी जो है वो इस तरह से क्या हो जाती है, ब्रोकन पीसेस हम कह सकते हैं कि इसके बन जाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद इसकी जो है वो शक्ल इस तरह से बन जाती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास जो है मॉर्फस सॉलिड, उनकी कोई खास शेप नहीं होती, कोई जी इनकी खास शेप नहीं है, और ये बगैर किसी तरतीब के जो हैं एटम्स पड़े होते हैं, लेकिन होते ये एज अ होल जब हम इनको कहते हैं देखते हैं तो ये सॉलिड की फॉर्म में ही होते हैं, रिजिड होते हैं, और क्या होते हैं जी, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। इसके बाद इनका एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है जी कि मॉर्फस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जब वो पिघलते हैं, यानी कि उस पॉइंट पे, यानी कि वो अपनी सॉलिड फॉर्म से हम कहते हैं कि उस फॉर्म में चले जाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म है, थोड़े से इसके एटम जो है वो और दूर दूर चले जाते हैं, जो इनकी मजीद स्पेस थी वो और ज्यादा, इनके दरमियान में जो खाली जगह मौजूद थी वो और बढ़ जाती हैं जी। वो एक स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि कोई एक टेम्परेचर नहीं होता जिसपे ये मेल्ट हो, पिघलें और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो। वो जी हमेशा एक रेंज होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई एक खास टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होते, बल्कि एक रेंज इनको चाहिए होती है। यानी कि अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास की जो रेंज हमारे पास आती है जी, वो हमारे पास है तकरीबन हम कह सकते हैं 1000 से लेकर, यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है जी, हमारे पास 1500 तक, यानी कि ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ 1500 तक या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तकरीबन पूरा का पूरा जो है ग्लास पिघल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं जी। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सॉलिड्स की मेन जो है हमारे पास जी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं एक फिगर हमने ये ली हुई है और इसके साथ एक और फिगर है। इसके ऊपर हमने क्या लिखा हुआ जी, क्रिस्टलाइन, और इसके ऊपर हमने एमॉर्फस लिखा हुआ है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जो इसका स्ट्रक्चर होता है जी, इसको थोड़ा सा बल्कि हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो इसके सारे के सारे एटम्स जो है वो वेल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी ही स्पेसिफिक होती है, और इसके लिए हम वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं वेल अरेंज्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बल्कि साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नमक भी इसी की एग्जाम्पल है तो इसके साथ हम जो है वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, बल्कि इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब दूसरी जो हम बात कर रहे हैं उसकी हम कर रहे हैं जी एमॉर्फस की। तो इसके अगर एटॉमिक लेवल पे हम बात करें तो इसके एटम्स जैसा कि हमें ये नजर आ रहे हैं अरेंज नहीं है सही, इनके दरमियान में जो है वो हमारे पास क्या नजर आ रही है जी, स्पेसेस नजर आ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉट वेल अरेंज्ड।
ठीक है। अब होता यह है कि क्रिस्टलाइन की सॉलिड जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एग्जांपल है वो नमक है, जो हम घर में आम यूज कर होते हैं। बड़ा ही स्पेसिफिक सा उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वेल अरेंज्ड है। पहली हमने ये बात बता दी। दूसरी जो हम बात बताने जा रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक इनकी जो है वो क्या होती है जी, शेप होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेसिफिक शेप, इसके खास एंगल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो शेप बनाता है, ठीक है। ये उसके फेस होता है और इसके जो एंगल्स हैं यूं करके हम बता रहे होते हैं कि ये उसका जो है वो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो सामने जाहिरी तौर पे हमें ये जैसे नजर आ रहा है सामने जाहिरी तौर पे, ये इसका जी फेस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अमॉर्फस की, थोड़ा सा डिफरेंस हम क्रिएट करके फिर क्रिस्टलाइन पे बात करते हैं जी। अमॉर्फस की जाहिरी तौर पे जब हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें बड़ा यूनिफॉर्म तो नजर आ रहा होता है। जैसे ग्लास विंडो हम ले लें, ठीक है, विंडो का जो शीशा होता है, या फिर हम घर में जो ग्लास पानी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे पास अमॉर्फस होता है, ठीक है। उसकी अमॉर्फस सॉलिड में हम एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं। जाहिरी तौर पे तो बड़ा हमें वो स्मूथ नजर आ रहा होता है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाती हैं जी, स्पेसेस पाई जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन की बेसिकली हम बात करें तो इसमें क्या है जी, एटम बड़े ही अरेंज्ड फॉर्म में हमें नजर आते हैं, ठीक है, या इनकी शेप जो है वो क्या है जी, स्पेसिफिक। इसके लिए हम एग्जांपल जो है सोडियम क्लोराइड की ही अगेन यहाँ पर कंसिडर करते हैं जी। तो मैं इसको बहुत छोटे लेवल पे अगर इसी क्रिस्टल को, ये जो हमने ली है, इसको देखना चाहें तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर जी बना होता है। आयनिक कंपाउंड हमने ले लिया क्रिस्टलाइन में। ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ले आते हैं जी। इसका एटॉमिक नंबर जो है नॉर्मली कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, यानी कि 11 ही प्रोटॉन है। और हमारे पास इसके पास जो न्यूट्रॉन है वो 12 है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 ही होते हैं, और 1 2 पहले में आ सकते हैं मैक्सिमम, अगले में 8 आ सकते हैं, और आखिरी वाले शेल में जो है वो हमारे पास कितने होते हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि जितने हमारे पास प्रोटॉन हैं 11, इतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 11 प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और 11 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम क्या कहते हैं जी, जैसे ही एक हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया तो प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट सपोज हमने जो है वो क्या किया, इसके आखिरी वाले शेल में से एनर्जी दे के रिमूव कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये सोडियम नहीं रहेगा बल्कि आयन बन जाएगा, ठीक है जी। और इसको हम लिखते हैं, अब ये कितने प्रोटॉन के साथ मौजूद है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या है, सोडियम प्लस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल हम क्लोरीन की ले लेते हैं जी। इसका जो एटॉमिक नंबर हम कहते हैं वो कितना है जी, 17 है। यानी कि अगर हम बात करें इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो वो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, मौजूद होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, सही है। और इसमें जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या शो कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही जी प्रोटॉन है, यानी कि जितनी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो अब हम क्या करते हैं जी, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन 18 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अब जी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो हमारे पास 18 हो गए, जबकि प्रोटॉन जो है वो कितने, 17 प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की वजह से क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो यूजुअली जो आमतौर पर हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ और भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे हम अगर बात करें शुगर की बात कर लें, ठीक है, घर में हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डायमंड की बात कर लें तो वो भी हमारे पास क्या है जी, क्रिस्टलाइन है, यानी कि बड़े ही हार्ड सा उसका स्ट्रक्चर होता है। और हर तरफ से जो है अगर हम उसकी बात करें स्पेसिफिक, उसके जी एंगल्स इस तरह से बने होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा उसका जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर हम हल्का सा ड्रॉ कर दें तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा सा उसका जो वो स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, डायमंड का।
अब इसमें एक और हम जो इसकी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक शेप की बात कर दी, अरेंजमेंट की हमने बात कर दी। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो जी बड़े शार्प होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या होते हैं जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सॉलिड्स ना, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जब सॉलिड हमारे पास जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अगर नमक की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए होता है जी 801 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए हम ये यूनिट लिखते हैं जी। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास 5 kg है, 10 kg है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर का यूनिट है वो क्या है जी, डिग्री सेंटीग्रेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलोट्रॉपी की बात करते हैं जी। एलोट्रॉपी क्या होती है और इसको हम किस तरह से समझेंगे, ये हम देखते हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स नजर आ रही हैं जो कि हमारे पास, एक तो सबसे पहले ये फिगर है जी, फिगर नंबर 1 हम इसको कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फिगर नंबर 2 है जिसमें आपको एक पेंसिल नजर आ रही है, और यहाँ पर जो है हमारे पास फिगर नंबर 3 है। अब हम इस लफ्ज को थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं जी। एलोट्रॉपी जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और एलो का मतलब होता है जी हमारे पास अदर्स, यानी कि दूसरी या मुख्तलिफ, ठीक है, और या अदर भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ट्रॉप्स होती हैं जी, वो क्या होती हैं, वो हमारे पास होती हैं जी फॉर्म्स, यानी कि अशकाल भी हम कह सकते हैं या शक्लें कह सकते हैं, या फॉर्म जो उसके डिफरेंट हम फॉर्म्स को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से हमें मतलब पता चल गया एलोट्रॉप का, यानी कि मुख्तलिफ शक्लें, अगर एक ही एलिमेंट अपनी डिफरेंट जो है वो शक्लों में एग्जिस्ट कर रहा हो या अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा हो, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, एलोट्रॉपी। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीनों एक ही हमारे पास एलिमेंट की तीन फॉर्म है, जो कि हमारे पास कौन सा है एलिमेंट, हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया है और उसकी तीन फॉर्म्स को, तीन हालतों को या तीन शक्लों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन सी है जी, सबसे पहले हमें यहाँ पर डायमंड नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको डायमंड, चले हम लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, पेंसिल है, ठीक है, और पेंसिल के आगे ये जो है हमारे पास इसका जो सिक्का होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, ये ग्रेफाइट है हमारे पास। तो ये किसकी फॉर्म है जी, हमारे पास कार्बन की ही एक फॉर्म है, इसको हम कहते हैं जी ग्रेफाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें क्या नजर आ रहा है जी, जो है यहाँ पर एक और फॉर्म कार्बन की नजर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं जी, बकी बॉल्स कहते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो किस तरह से नजर आ रहा है जी, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, ये हम किसको बता रहे हैं, बकी बॉल्स को, ठीक है, बकी बॉल्स को। और ये जो बकी बॉल्स हैं ये हमारे पास कहाँ पर यूज होती हैं, मोस्टली ये हमारे पास जो कंप्यूटर की छोटी छोटी चिप्स होती हैं उनको बनाने के लिए। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, यानी कि आपकी अगर चेन वगैरह जो फंस रही होती हैं, जो बहुत क्या उनको जंग लग चुका होता है, तो उसमें एज अ लुब्रिकेंट, यानी कि उसको नरम करने के लिए उसमें एक एजेंट, ये बकी बॉल्स जो है हम एंटर करते हैं, उसमें डालते हैं, तो चेन जो है वो फिर उसके बाद जो है उनमें क्या होती है, वो जंग आलू जो चेन होती है, जो उनका चलना या जिनको हम यूज कर रहे होते हैं वो मुश्किल हो जाता है उनका यूज, तो उनका यूज फिर इनके डालने की वजह से क्या होता है, आसान हो जाता है। अब इनके स्ट्रक्चर को हम वाजे तौर पे देख रहे हैं कि कार्बन ही है यहाँ पर हमारे पास, ये जो ब्लैक कलर का आपको छोटा सा नजर आ रहा है जी, फर्दर हमारे पास कार्बन से अटैच हुआ हुआ है, और फिर दोबारा से इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि एक कार्बन जो है मजीद 4 कार्बन से अटैच हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है, और ये मजीद कितने कार्बन से अटैच हुआ हुआ जी, ये हम देख रहे हैं, ये 1 है, उसके बाद 2 कार्बन यहाँ पर है, आगे की तरफ ये 3rd कार्बन आया हुआ है, और यहाँ पर 4 कार्बन आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, डायमंड के स्ट्रक्चर में। है ये कार्बन ही, लेकिन उसकी अरेंजमेंट एटम की इस तरह से हुई हुई है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डायमंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वही कार्बन है, लेकिन वो क्या हो रहा है जी, अपना हेक्सागोन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि 6 कोनों वाला हम कह सकते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से होगा जी, इस तरह से उसकी क्या बनी हुई है, शेप बनी हुई है, हम कह सकते हैं यूं करके इसकी जो है वो शेप हेक्सागोन, यानी कि 6 कोनों वाला, 1 2 3 4
5 और 6, एक ये हमारे पास रिंग है, इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर, ये एक पूरी की पूरी लेयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड लेयर आ जाती है, इसको मैं लेयर नंबर 1 कहती हूँ। यहाँ पर एक और आ जाती है जिसको सेकेंड लेयर कह देते हैं, और यहाँ पर थर्ड लेयर। तो ये जो ग्रेफाइट होती है, अब है इसमें कार्बन ही, लेकिन ये किसकी फॉर्म में है जी? ये लेयर्स की फॉर्म में अटैच है, और इस तरह से ये कार्बन जो है हमारे पास ग्रेफाइट की फॉर्म में चला गया, और जो पेंसिल के सिक्के होते हैं वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं।